नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास से छायावाद के प्रसिद्ध कवि और प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में शुक्ल जी के महत्वपूर्ण विचार। साथ ही हम देखेंगे आंसू और उनकी प्रसिद्ध रचना कामायनी और झरना काव्य संग्रह पर उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की हैं शुक्ल जी ने, जो कि परीक्षाओं में पूछी जाने की संभावना रखती हैं। तो उन तथ्यों को, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसका आज हम जो है यहाँ शुक्ल जी की पुस्तक से रिवीजन कर लेंगे। शुक्ल जी लिखते हैं कि जयशंकर प्रसाद सबसे पहले ब्रज भाषा में कविताएं लिखा करते थे और ब्रज भाषा में इनका लिखे हुए काव्यों का संग्रह कौन सा है? चित्रधारा है। ठीक है, चित्रधारा। ठीक संवत 1970 यानी कि 1913 के आसपास वे खड़ी बोली की ओर आते हैं और इसमें वो खड़ी बोली में उनकी जो रचनाएं प्रकाशित होती हैं, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय और प्रेम पथिक इत्यादि रचनाएं। ठीक है, तो कानन कुसुम में जो रचनाएं हैं वे उस ढंग की कविताएं हैं जिस ढंग की कविताएं द्विवेदी काल में निकला करती थी। साथ ही बताते हैं कि महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक की जो रचनाएं हैं वो अतुकांत रचनाएं हैं, जैसा कि श्रीधर पाठक की रचनाओं में देखा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो शुक्ल जी बताते हैं कि जो नूतन पद्धति, जैसे मैथिली शरण गुप्त, बद्रीनारायण भट्ट, मुकुटधर पांडे जी इत्यादि की रचनाओं में जिस प्रकार की प्रगल्भ चित्रमयी व्यंजना के उपयुक्त स्वच्छंद नूतन पद्धति की रचनाएं लिखा करते थे मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे इत्यादि लोग, उसी नूतन पद्धति का अनुकरण करते हुए प्रसाद जी ने भी छोटी छोटी कविताएं लिखी हैं और जो कि 1918 ईस्वी में झरना के भीतर संग्रहित हुई। ठीक है, तो झरना में 24 ऐसी कविताएं हैं जो कि उस नूतन पद्धति, कौन सी नूतन पद्धति? जिसका प्रयोग मुकुटधर पांडे, बद्रीनारायण भट्ट, मैथिली शरण गुप्त आदि अपनी रचनाओं में कर चुके थे। उसी स्वच्छंद नूतन पद्धति का प्रयोग करते हुए झरना में वे 24 कविताएं जो है संग्रहित करते हैं। अब जब झरना का दूसरा संग्रह आता है, संवत 1984 में झरना का दूसरा संस्करण आता है, संवत 1984 यानी 1927 के आसपास, तब उसमें 33 और रचनाएं जोड़ी जाती हैं जो कि पूरी तरह से छायावादी कही जाने वाली विशेषताएं रखती हैं। जैसे इसमें रचनाएं जोड़ी जाती हैं विषाद, बालू की बेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण, बसंत की प्रतीक्षा, इस तरह की अन्य रचनाएं, कुल 33 रचनाएं ऐसी जोड़ी जाती हैं जिसमें कि छायावाद की विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। तो झरना के दूसरे संस्करण में ये रचनाएं जोड़ी जाती हैं। ठीक है, शुक्ल जी जोड़ते हैं, प्रसाद जी। आगे चल के हम देखते हैं कि इन रचनाओं में हमें क्या देखने को मिलता है। छायावाद की जो विशेषता रखने वाली रचनाएं जो झरना के दूसरे संस्करण में संकलित होती हैं, उसमें हमें अप्रस्तुत विधान, चित्रमयी भाषा, लाक्षणिक वैचित्र्य, ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इस विशेषताओं का प्रयोग छायावाद के अन्य कवियों की कविताओं में भी मिलता है। जैसे पंत जी का पल्लव झरना के दूसरे संस्करण से पहले ही निकल चुका था और उसमें ये विशेषताएं देखने को मिलती हैं। प्रसाद जी के संबंध में शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रसाद जी में यानी जयशंकर प्रसाद में ऐसी मधुमयी प्रतिभा और ऐसी जागरूक भावना अवश्य थी कि उन्होंने इस पद्धति का अपने ढंग से बहुत ही मनोरम विकास किया। किस पद्धति का? इस छायावादी पद्धति का। ठीक है, संस्कृत की कोमल कांत पदावली का जैसा सुंदर चयन बंग भाषा के काव्यों में हुआ है, वैसा अन्य देश भाषाओं के साहित्य में नहीं दिखाई पड़ता है। उनके परिशीलन में पद लालित्य की जो गूंज है प्रसाद जी के मन में समाई, वह बराबर बनी रही। यानी शुक्ल जी यहाँ कहना चाहते हैं कि प्रसाद जी जो हैं बंग भाषा के काव्यों की जो विशेषताएं रही हैं, जैसे कोमल कांत पदावली और पद लालित्य जो है, उससे बहुत प्रभावित हुए और वह उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। ठीक, आगे देखें हम क्या महत्वपूर्ण बातें बताई जाती है। शुक्ल जी कहते हैं कि इस मधुमयी प्रवृत्ति के अनुरूप प्रकृति के अनंत, जैसे कि शुक्ल जी यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रसाद जी की रचनाओं में जीवन के प्रेम विलास में मधुर पक्ष की ओर उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है। ठीक है, प्रियतम के संयोग वियोग वाली रहस्य भावना, जिसे स्वाभाविक रहस्य भावना से अलग समझना चाहिए। ठीक है, ऐसे में उनका मन प्रायः रमते हुए देखा गया है। उनकी रचनाओं में प्रिय के संयोग वियोग वाली रहस्य भावनाएं देखने को मिलती हैं और जीवन के प्रेम विलास में मधुर पक्ष की ओर प्रसाद जी का स्वाभाविक प्रवृत्ति या रुझान रहा है। ठीक है,
और प्रकृति का चित्रण करते समय भी इस मधुमयी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति के भी इस प्रकार के दृश्यों की ओर उनकी दृष्टि अधिक आकृष्ट हुई है। ठीक है, आगे शुक्ल जी बताते हैं कि अतः इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर, यहाँ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह कथन है कि इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूँ कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से असीम पर जा कूदी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कथन है कि इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहे कि इनकी मधु वर्षा का मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूँ कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही। ठीक है, यह महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी का प्रसाद जी के संबंध में। आगे वो बताते हैं कि प्रसाद जी का पहला विशिष्ट रचना जो है वो कौन सा है, आंसू है, संवत 1998। ईस्वी सन में ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, संवत सन से 57 वर्ष घटा लेंगे। ठीक है, तो संवत 1998 में आता है, संवत 1998, ध्यान रखिएगा, सन आप यहाँ से ज्ञात करेंगे 1925 के आसपास। तो आंसू उनकी विशिष्ट रचना है, पहली विशिष्ट रचना, और वास्तव में यह श्रृंगारी विप्रलंभ, ठीक है, श्रृंगारी विप्रलंभ है जिसमें अतीत के संयोग सुख की खिन्न स्मृतियाँ रह रह कर झलक मारती हैं। ठीक है, तो ये आंसू के संबंध में शुक्ल जी लिखते हैं कि अलग अलग लेने पर भी, यानी आंसू में जो पंक्तियां हैं, मुक्तक काव्य है आंसू, तो उसके पदों को अलग अलग लेने पर भी उक्तियों के भीतर बड़ी ही रंजनकारणी कल्पना, व्यंजक चित्रों का बड़ा ही अनूठा विन्यास, भावनाओं का अत्यंत सुकुमार योजना मिलता है। ठीक है, यह कथन इम्पॉर्टेंट है कि आंसू के पदों को अलग अलग लेने पर भी युक्तियों के भीतर बड़ी ही रंजनकारणी कल्पना, व्यंजक चित्रों का बड़ा ही अनूठा विन्यास, भावनाओं का अत्यंत सुकुमार योजना मिलती है। प्रसाद जी की यह पहली काव्य रचना है जिसने बहुत से लोगों को आकर्षित किया, आंसू। ठीक है, अभिव्यंजना की प्रगल्भता और विचित्रता के भीतर प्रेम वेदना की दिव्य अनुभूति का, विश्व में उसके मंगलमय प्रभाव का, सुख और दुख दोनों को अपनाने की उसकी अपार शक्ति का, और उसकी छाया में सौंदर्य और मंगल गान का भी आभास पाया जाता है। यह महत्वपूर्ण कथन है। शुक्ल जी बताते हैं कि जो आंसू में क्या है, नियतिवाद और दुखवाद का स्वर भी सुनाई पड़ता है। ठीक है, आंसू में नियतिवाद और दुखवाद का स्वर भी सुनाई पड़ता है। आगे आंसू के बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट रचना है, आंसू के उपरांत दूसरी महत्वपूर्ण रचना लहर है, जो कई प्रकार की कविताओं का संग्रह है, यानी इसमें कई प्रकार की कविताएं हैं। लहर पर इसमें जो है सबसे पहले लहर काव्य संग्रह में एक लहर पर छोटी सी कविता दी गई है, और इसी के नाम पे समूचे संग्रह का नाम जो है लहर है। लहर से क्या अभिप्राय है, लहर से कवि का अभिप्राय उस आनंद की लहर से है जो मनुष्य के मानस में उठा करती है और उसके जीवन को सरस करती है। ठीक है, यह इम्पोर्टेंट कथन है। इसमें भी आगे इसके संबंध में लहर जो काव्य संग्रह है उसमें कैसी रचनाएं हैं, तो इस काव्य संग्रह में भी कैसी रचनाएं हैं, इस संबंध में शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें भी उस प्रियतम की आँख में चौनी खेलना, दबे पाँव आना, किरण उंगलियों से आँख मूंदना, ठीक है, प्रियतम की ओर अभिसार इत्यादि रहस्यवाद की सब सामग्री मिलती है। किसमें मिलती है रहस्यवाद की सामग्री, आंसू लहर रचना में भी मिलती हैं। ठीक है, लहर काव्य संग्रह में एक महत्वपूर्ण रचना आती है, ले चल मुझे भुलावा देकर। ठीक है, तो इसमें कवि क्या कर रहा है, इस हलचल भरे संसार से, इस शोरगुल भरे हलचल भरे संसार से हटकर कवि अपने नाविक को वहीं ले चलने को कहता है। कहाँ ले चलने को कहता है, उस क्षितिज तले जिसमें प्रायः शायम अनुराग की लाली लिए दौड़ा करती है, असीम और ससीम यानी आकाश और पृथ्वी का सहेट या मिलन स्तर सा दिखाई पड़ता है, ऐसे संसार की तरफ अपने नाविक से कहते हैं, इस हलचल भरे संसार से हटकर वहाँ मुझे ले चलो। ठीक है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन सागर में लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज को लाहल किया नीरे। ठीक, इसके बाद
कभी आगे शुक्ल जी आगे बताते हैं कि लहर में 4-5 रचनाएं रहस्यवाद की भी हैं, ठीक है, पर कवि की तंद्रा और स्वप्न वाली प्रेम भावना भी जगह जगह व्यक्त है। यानी कि लहर में रहस्यवादी भी रचनाएं हैं और प्रेम भावना से पूर्ण रचनाएं भी हैं, ठीक है। तो शुक्ल जी बताते हैं कि लहर में कई प्रकार की रचनाएं संग्रहित हैं। तो इसमें कहीं कहीं प्रकृति का रमणीय पक्ष भी सुंदर और प्रकृति के रमणीय पक्ष का भी जो है बहुत ही सुंदर और मधुर रूपक में गान प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें कहीं यौवन काल की स्मृतियाँ भी हैं जिसमें कि मधु का आदान प्रदान चलता है। तो कहीं इस संग्रह में कुछ कविताओं में प्रेम का शुद्ध स्वरूप भी यह कहकर बताया गया है कि प्रेम देने की चीज़ है, लेने की नहीं। यानी यौवन काल की स्मृतियाँ भी हैं, प्रेम का शुद्ध रूप भी इसमें प्रकट हुआ है, प्रकृति का रमणीय पक्ष भी इसमें इस काव्य संग्रह की कविताओं में है, ठीक। तो इस प्रकार शुक्ल जी कहते हैं कि लहर में प्रसाद जी ने अपनी प्रगल्भ कल्पना के रंग में मतलब कई प्रकार की रचनाएं की हैं। तो यहीं पर हमको ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित कविताएं भी मिलती हैं। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि जैसा कि पहले सूचित कराए हैं, लहर में प्रसाद जी ने अपनी प्रगल्भ कल्पना के रंग में इतिहास के कुछ खंडों को भी देखा है। विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं, तो उसी संबंध में इसमें इतिहास के खंडों को भी लेकर रचनाएं रखी गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण कविताएं जो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है, उसमें है वरुणा के शांत कक्षार में बुद्ध भगवान का धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। वो वरुणा की शांत कक्षार कविता है, ठीक। उसकी पुरानी झांकी मिलती है। इसी प्रकार अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पिशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, ठीक है। ये सब कविताएं कैसी हैं? ये सब अतीत के भीतर कल्पना के प्रवेश का उदाहरण है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लहर में प्रसाद जी को वर्तमान और अतीत जीवन की प्रकृति ठोस भूमि पर अपनी कल्पना ठहराने का कुछ प्रयत्न करते पाते हैं। यानी कि प्रसाद जी लहर में क्या करते हैं? वर्तमान और अतीत जीवन की प्रकृति ठोस भूमि पर अपनी कल्पना को ठहराने का प्रयत्न करते नजर आते हैं, ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण रचना के संबंध में अब हम बात करेंगे, वो कौन सी है? कामायनी। तो किसी एक विशाल भावना को रूप देने की ओर भी अंत में प्रसाद जी ने ध्यान दिया और जिसका परिणाम है कामायनी रचना, ठीक है। कामायनी जो 1935 की रचना है और उनकी अंतिम रचना भी मानी जाती है, ठीक है। इसमें उन्होंने अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर भी दी है, ठीक। अब इस काव्य रचना का आधार क्या है? प्राचीन जल प्लावन के उपरांत मनु द्वारा मानवीय सृष्टि के पुनः विधान का आख्यान लेकर इस प्रबंध काव्य की रचना हुई है। कामायनी एक महाकाव्य है, यानी प्रबंध काव्य है। काव्य का आधार क्या है? काव्य की कथा क्या है? काव्य का आधार है मनु का। इसमें कौन कौन से मुख्य पात्र है? मनु है, श्रद्धा है, ईड़ा है। तो काव्य का आधार क्या है? मनु का पहले श्रद्धा को फिर ईड़ा को पत्नी के रूप में ग्रहण करना तथा ईड़ा को बंदनी या सर्वथा अधीन बनाने का प्रयत्न करने पर देवताओं का उन पर कोप करना, ये इस काव्य का कथा है या आधार है। रूपक भावना के अनुसार श्रद्धा कौन है? श्रद्धा विश्वास समन्वित रागात्मिका वृत्ति है। महत्वपूर्ण बातें हैं ये। रूपक के बांधा जाए तो रूपक की भावना के अनुसार श्रद्धा जो है विश्वास समन्वित रागात्मिका वृत्ति है और ईड़ा व्यवसायित्मिकता वृत्ति है। श्रद्धा रागात्मिकता वृत्ति है और ईड़ा व्यवसायित्मिका वृत्ति है। और कवि ने श्रद्धा को मृदुता, प्रेम और करुणा का परिवर्तन करने वाली, सच्चे आनंद तक पहुंचाने वाली चित्रित किया है। वहीं ईड़ा या बुद्धि को अनेक प्रकार के वर्गीकरण या व्यवस्थाओं में प्रवृत्त करती हुई कर्मों में उलझाने वाली प्रवृत्ति के रूप में चित्रित किया है, ठीक। अब यहाँ पर पूरी कथा आप चाहे तो शुक्ल जी की पुस्तक से देखें तो कामायनी की जो कथा चल रही है 15 सर्गों में। कामायनी के 15 सर्ग हैं, आपको पता है। कामायनी के 15 सर्ग कौन कौन से हैं? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, ठीक है। चिंता, आशा, श्रद्धा, ठीक है। उसके बाद क्या है? काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, ठीक है। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य, आनंद। ये जो 15 सर्ग हैं उसमें जो कथाएं चलती हैं, यहाँ पर शुक्ल जी ने उन कथाओं का सार प्रस्तुत किया है, ठीक है। और साथ में महत्वपूर्ण पदों को भी उद्धृत
किया है। अब हम चलते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य जो यहाँ से निकल कर आते हैं। यहाँ देखिए शुक्ल जी क्या लिखते हैं, इस कमायनी के संबंध में कौन सी टिप्पणी कर रहे हैं। कहते हैं कि यह काव्य बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है। कमायनी जो काव्य है, महाकाव्य है, वो बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है। इसका विचारात्मक आधार या अर्थभूमि केवल इतना ही है कि श्रद्धा या विश्वासमयी रागात्मिकता वृत्ति ही मनुष्य को इस जीवन में शांतिमय आनंद का अनुभव और चारों ओर प्रसार करती हुई कल्याण मार्ग पर ले जाती है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं आगे क्या कह रहे हैं शुक्ल जी। तो कहते हैं कि एक बार और देख ले कि इस विचारात्मक आधार की अर्थभूमि केवल इतनी है कि श्रद्धा या विश्वासमयी रागात्मिका वृत्ति ही मनुष्य को इस जीवन में शांतिमय आनंद का अनुभव और चारों ओर प्रसार करती हुई कल्याणमय मार्ग पर ले चलती है और निर्विशेष आनंद धाम तक पहुंचाती है। ठीक, ईड़ा या बुद्धि मनुष्य को सदा चंचल रखती है, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क और निर्मम कर्मजाल में फंसाए रखती है और तृप्ति या संतोष के आनंद से दूर रखती है। अंत में पहुंचकर कवि ने इच्छा, कर्म और ज्ञान के सामंजस्य, ध्यान रखेंगे कवि ने अंत में क्या निष्कर्ष दिया है कि इच्छा, कर्म और ज्ञान के सामंजस्य और तीनों के मेल पर जोर दिया है। एक दूसरे से अलग रहने पर जीवन में विषमता आती है, यानी इच्छा, कर्म और ज्ञान का जीवन में सामंजस्य जरूरी है। ठीक, अच्छा, इस महाकाव्य पर की सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर विश्लेषण करते हुए अंत में एक आलोचनात्मक टिप्पणी शुक्ल जी देते हैं कि इसमें कुछ दोष जो उन्हें नज़र आते हैं थोड़ी बहुत, उस पर टिप्पणी करते हैं कि यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक ना होती तो इस काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप से चित्रित होती। ठीक, तो इसमें शुक्ल जी को थोड़ा सा मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक नजर आती है इस रचना में। ठीक है, कर्म को कवि ने या तो काम यज्ञों के बीच दिखाया है अथवा उद्योग धंधों या शासन विधानों के बीच। श्रद्धा के मंगलमय योग से किस प्रकार कर्म धर्म का रूप धारण करता है, यह भावना कवि से दूर ही रही है, यानी इस भावना पर कवि ने प्रसाद जी प्रकाश नहीं डाल पाए हैं। यह शुक्ल जी इसकी ओर ध्यान दिलाते हैं। आगे एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है, निष्कर्षतः कहते हैं शुक्ल जी कि यदि हम इस विशद काव्य की अंतर योजना पर न ध्यान दें, समष्टि रूप से कोई समन्वित प्रभाव न ढूंढे, श्रद्धा, काम, लज्जा, ईड़ा इत्यादि को अलग अलग ले, तो हमारे सामने बड़ी रमणीय चित्रमयी कल्पना अभिव्यंजना का अत्यंत मनोरम पद्धति आती है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण टिप्पणी है। इन वृत्तियों के अभ्यंतर प्रणव और बाह्य प्रवृत्तियों की बड़ी मार्मिकता से परखकर इनके स्वरूपों की नाराकार उद्भावना की गई है इस रचना में। तो यह महत्वपूर्ण टिप्पणी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसाद की सभी महत्वपूर्ण रचनाओं पर। उम्मीद है कि यह तथ्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा उपयोगी होंगे और प्रसाद जी की रचनाओं पर समझ बनाएंगे। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।